तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमें पता है ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर की बात करें तो 23 और नंबर्स की बात करेंगे तो 46। ओके, आउट ऑफ 23 पेयर्स सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है जो यंग वन का सेक्स डिटरमाइन करेगा, सेक्स डिसाइड करेगा, और उस पेयर को हम क्या बोल रहे हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जो पेयर आगे जाकर यंग वन का न्यूली बॉर्न का सेक्स डिटरमाइन करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेक्स क्रोमोसोम। और जो बचे हुए पेयर्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं? ऑटोसोम्स बोल रहे हैं, राइट। फिर हमें ये भी पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये, कि मेल्स के अंदर 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर परफेक्ट। परफेक्ट मतलब परफेक्टली पेयर्ड होते हैं। एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्टली पेयर्ड। और यही वाला जो है, जो परफेक्टली पेयर्ड नहीं है, इसी को हम क्या नाम ले रहे हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो डेट क्रोमोसोम विच इज नॉट परफेक्टली पेयर्ड, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि मान लो एक तो ऐसा है और दूसरा पार्ट उसका ऐसा है, क्या ये परफेक्टली पेयर्ड है? एक साइज बड़ा है और एक साइज छोटा है, तो ये परफेक्टली पेयर्ड नहीं है। बट इफ आई टॉक अबाउट फीमेल्स, then in case of females all 23 pairs of chromosomes are perfectly paired. 23 pairs of chromosomes are perfectly paired, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जो होगा that is also a perfect pair। तो अगर ये एक पार्ट है तो दूसरा पार्ट भी एग्जैक्ट उसके जैसा ही होगा, ये परफेक्ट पेयर होगा फीमेल्स के अंदर, और मेल्स के अंदर ये परफेक्ट पेयर नहीं होगा। ठीक है, तो मेल का सेक्स क्रोमोसोम और फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम में मेन डिफरेंस क्या है बच्चों? मेल सेक्स क्रोमोसोम इज नॉट परफेक्टली पेयर्ड, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम इज परफेक्टली पेयर्ड। ये किस किस को समझ आ रहा है? क्लियर है शिवम? इट इज क्लियर? ओके, इफ इट इज अ परफेक्ट पेयर, देन अगर मैं इसको x से डिनोट करता हूं तो दूसरे को भी x से डिनोट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों क्या है? परफेक्ट है, एक दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है, बट क्या सेम चीज यहां पर अप्लाई होगी? नहीं। अगर ये x है तो दूसरा इसके जैसा नहीं है, दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं उसको x ना बोलकर क्या बोलूंगा? y। तो मेल के सेक्स क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं XY से, क्योंकि ये परफेक्टली पेयर नहीं है, और फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं XX से, क्योंकि ये परफेक्टली पेयर्ड है। ये किस किस को क्लियर है बात? रितिका का ध्यान है क्लास में? तो आप मुझे बताना जल्दी से, मेल का सेक्स सेल, मेल का सेक्स क्रोमोसोम XY, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम XX, राइट। अब ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द सेक्स सेल्स फॉर्मेशन क्या होता है? ये जो सेक्स सेल्स, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं, आगे कोई एक जाता है। तो यहां से मेल से या तो आगे X जाएगा सेक्स सेल में, या फिर Y जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फीमेल से या तो सेक्स सेल वो जाएगा जिसमें ये वाला X हो, या सेक्स सेल ये जाएगा जिसमें ये वाला X हो, राइट। फिर पेयर्स क्या क्या बन सकते हैं? हो सकता है फादर से X आए और मदर से भी क्या है? X, तो पेयर क्या बनेगा? XX। हो सकता है फादर से ये वाला X आए लेकिन मदर से ये वाला X आ जाए, तो पेयर क्या बनेगा? XX। और अगर फादर से Y और मदर से ये आए तो क्या बनेगा? XY। और अगर फादर से ये मदर से ये आए तो क्या बनेगा? ये 4 पॉसिबल आउटकम है, या इसके अलावा भी कोई और पॉसिबल आउटकम है? नहीं? तो अब मुझे बताओ, अगर न्यूली बॉर्न बेबी के पास XX क्रोमोसोम बनता है तो XX किसके पास होता है? गर्ल। तो यहां पर गर्ल चाइल्ड होगी। यहां पर XY, XY। तो आउट ऑफ 4 केसेस, 2 केसेस आर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड 2 केसेस आर ऑफ बॉय चाइल्ड। यस और नो? तो 50-50% चांसेस आर देयर। तो इन ह्यूमन बीइंग्स sex determination is done by chromosomes, and that special chromosomes are known as sex chromosome. Males have XY sex chromosome, females have XX sex chromosome,
जब ये दोनों के कंबाइन होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एक मेल से आता है एक फीमेल से आता है, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, एक्स 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 या एक्स वाई एक्स वाई। एक्स एक्स बन रहा है तो गर्ल चाइल्ड होता है, एक्स वाई बनता है तो बॉय चाइल्ड होता है। तो ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन होता है जेनेटिकली। कैसे डिटरमाइन होता है कि जीन्स में क्या आ रहा है, फादर से क्या आ रहा है और मदर से क्या आ रहा है। अगर फादर से एक्स आ रहा है और मदर से एक्स आ रहा है, मदर से तो वैसे भी एक्स ही आने वाला है ना, तो एक्स एक्स मिलकर क्या बनेगा, गर्ल चाइल्ड। अगर फादर से वाई आ रहा है और मदर से एक्स आ रहा है, मदर से वैसे भी एक्स ही आने वाला है, तो एक्स वाई मिलकर क्या बनेगा, बॉय चाइल्ड। तो जीन्स में क्या आगे ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सेक्स क्या होगा न्यूली बॉर्न बेबी का। तो ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। कैसे डिटरमाइंड होता है, ये किस किस को डाइजेस्ट हो रही है बात। जेनेटिकली डिटर्मिनेशन का मतलब समझ लो कि जीन्स में क्या आएगा उसकी हेल्थ से डिटरमाइंड होगा। ओके, तो यहाँ पर 50% चांस किसके रहते हैं, गर्ल के, और 50% चांस किसके रहते हैं, बॉय के। इसको मैं पुनेट स्क्वायर की हेल्प से भी शो कर सकता हूँ। मेल के गैमेट्स यहाँ पर लिख देते हैं, मेल के एक्स वाई और फीमेल के क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पर गर्ल, यहाँ पर गर्ल बॉय। 50-50% चांस रहेंगे, बोलो। और 50-50% चांस में भी ये रहेगा कि जेनेटिकली डिटरमाइन हो रहा है, कि जो जीन्स के थ्रू आगे आ रहा है उसी से डिटरमाइन हो रहा है। तो देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चन आता है इन ह्यूमन बीइंग्स सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली जस्टिफाई। तो भी आपको यही सब करना है और बताना है कि द यंग वन विल रिसीव एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर एंड इट विल रिसीव एक्स और वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर। ठीक है, तो जो आएगा जीन्स के थ्रू वही सेक्स डिटरमाइन करेगा। अगर एक्स एक्स बनता है तो गर्ल चाइल्ड और एक्स वाई बनता है तो बॉय चाइल्ड। ठीक, इसी चीज को एक्सप्लेन करना है। थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में लिखवा रखी है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। तब भी आपको यही फ्लो चार्ट बनाकर एक्सप्लेन करना है और वही थ्योरी सेम आपने लिखनी है। इसी का क्वेश्चन आता है कि जो सेक्स होता है न्यूली बॉर्न बेबी का ह्यूमन बींग्स में वो डिटरमाइन होता है किसकी वजह से, फादर की वजह से। मदर का उसमें कोई ऐसा सच बड़ा रोल नहीं होता, क्योंकि मदर से तो दोनों केस में क्या आएगा, एक्स एक्स। फादर से एक्स आएगा तो एक्स एक्स का पेयर बनेगा गर्ल चाइल्ड, फादर से वाई आएगा तो एक्स वाई का पेयर बनेगा बॉय चाइल्ड। तो कौन डिटरमाइन करता है, मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, फादर के ऊपर। तो इसके ऊपर भी आ सकता है कि द सेक्स ऑफ द चाइल्ड न्यूली बॉर्न चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर, हिज और हर फादर, है ना। एक्सप्लेन या कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो आपने फिर से फ्लो चार्ट बनाना है सारा का सारा और फिर से वही वाली थ्योरी लिखनी है जो मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखी है। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये सभी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, फ्लो चार्ट बनाना है प्रॉपर स्टार्टिंग से और फिर उसके बाद वो थ्योरी लिखनी है जो लिखवा रखी है। किस किस को क्लियर है। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे डिटरमाइन होता है, जेनेटिकली। कैसे डिटरमाइन होता है, पहले इतना नोट करो फिर आगे की बात करो। पहले ये सब नोट करो फिर वो फ्लो चार्ट बनाओ अपने पास खुद से। देन आपको नोट्स में ऑलरेडी लिखवा रखी है। उसके बाद ये लाइन जरूर लिखनी है, दिस शोज दैट, लिखो स्टार डालकर, दिस शोज दैट सेक्स ऑफ अ न्यूली बॉर्न बेबी, सेक्स ऑफ अ न्यूली बॉर्न बेबी इन ह्यूमन बींग्स, in human beings determined by या बाय हटा दो बस, डिटरमाइंड जेनेटिकली, बाय वर्ड हटाकर डिटरमाइंड जेनेटिकली। कैसे डिटर्मिनेशन होता है इसमें, जेनेटिकली। क्लियर। अच्छा, खाली ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे और कुछ और ऑर्गेनिज्म की भी बात कर सकते हैं। कुछ और ऑर्गेनिज्म जैसे कि रेप्टाइल्स, उनमें क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि नए ऑर्गेनिज्म का, न्यूली बॉर्न का क्या सेक्स रहने वाला है। जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था टर्टल्स का, तो उनका अगर टेम्परेचर ज्यादा है, जहां पर उन्होंने एग्स ले किए वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो फीमेल, और अगर टेम्परेचर ठंडा है, वहां पर मौसम ठंडा है तो मेल। तो क्या ये पूरी तरह से ओके है उनकी स्पीशीज के लिए, नहीं। मैंने आपको बताया था इससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से फीमेल्स की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी और मेल्स की कम हो जाएगी। धीरे धीरे मीटिंग कम होगी, क्रॉस ब्रीडिंग कम होगी, जिसकी वजह से नए टर्टल्स, नए रेप्टाइल्स बनने वहां पर बंद हो जाएंगे और उसकी वजह से उनकी सारी स्पीशी
क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल पढ़ा था किसका, स्नेल्स का। स्नेल्स में इंडिविजुअल्स कैन चेंज द सेक्स, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, पढ़े आप लोगों ने। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी में? नहीं। अब देखो क्या हुआ था, लास्ट ईयर हुआ या लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ, बोर्ड का पेपर आया, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसके 3 तरीके लिख दो। ठीक है, अब सब बच्चों ने ये फ्लो चार्ट अच्छे से रटा हुआ था, 3 मार्क्स में आया, बच्चे खुश, एकदम से पूरा फ्लो चार्ट बनाकर हो गया 3 नंबर का काम। जबकि पूछा गया था 3 मेथड, तो ये पूरा फ्लो चार्ट तो सिर्फ एक मेथड था। ठीक है, दूसरा मेथड क्या था, टेम्परेचर वाला, जिसमें रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल देना था। तीसरा मेथड क्या था, स्नेल्स वाला, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था कि ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, वहां ऑर्गेनिज्म की बात हो रही थी, तो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो अच्छे से अच्छे बच्चे ने, टॉपर से टॉपर बच्चे ने भी सिर्फ ये वाला पार्ट करके छोड़ दिया था, क्योंकि क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था। तो उस क्वेश्चन में एक तो ये वाला पार्ट तो पूरा करना ही था, साथ में ये 2 एग्जाम्पल्स भी बताने थे। बताओ किस किसको क्लियर है ये बात? तो इसलिए बोर्ड के पेपर में आए गए क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, तभी उसका आंसर करना है। क्लियर है? अब अपने पास हेडिंग बना रहे हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक कट है, बट कुछ स्कूल्स में कराया जा रहा है, तो इसलिए मैं भी उसको डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीजें उसके बारे में कि क्या क्या पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, तो देखो जरा, किस किस के स्कूल में बताया वैसे ब्लड ग्रुप वाला? आशा मॉडर्न और सोफिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बता दिया होगा, बता मैं भी बता रहा हूँ, टेंशन नहीं, लड़ नहीं लग जाता। चलो ध्यान दो बच्चों जरा बोर्ड पर, सभी बच्चे फोकस करेंगे, बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे। 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ए, बी, ओ, ए, बी। ठीक है, ए, बी, ओ, ए, बी। सबसे पहली चीज तो ये रखनी है याद कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल, बस अब बात नहीं करनी। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप में विनायक तेरे को कहां बैठाया था बेटा? वहीं जाकर बैठो। नैतिक को इधर बैठाओ, नहीं नैतिक इधर आओ। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप में कौन कौन है? ए, बी, ओ, ए, बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप का जो हमारे पास रहने वाला है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, सीखते जाना, भी नोट मत करना, पहले सीख लेना, बहुत आसान सा है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है जो बताने वाला। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्रुप को आई ए से, जैसे ए वाले को करना है तो कैसे कर रहा हूं, आई ए। तो आई ए और आई ए अगर पेयर है, मतलब फादर से भी ए और मदर से भी क्या आ रहा है, ए, तो ब्लड ग्रुप बनता है ए। कौन सा बनता है, ए। और अगर एक से तो आ रहा है आई ए और एक से आ रहा है आई ओ, तब भी ब्लड ग्रुप कैसा बनता है, आई ए। ठीक है, दोबारा समझना, अगर फादर से आई बी आ रहा है, मतलब ब्लड ग्रुप बी आ रहा है, और मदर से भी ब्लड ग्रुप कौन सा आ रहा है, बी, तो कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, जो यंग वन होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, बी। और अगर कहीं से बी आ रहा है, फादर या मदर से बी आ रहा है, और दूसरी साइड फादर या मदर से ओ आ रहा है, तब भी कौन सा देखने को मिल रहा है, बी। तो इससे क्या पता लगा पा रहे हो आप ओ के बारे में? ओ क्या है, रिसेसिव है। ओ क्या है, ये किस किस को समझ आ रही है? ओ रिसेसिव है, इसका मतलब ओ दब जाएगा, ए ने उसको दबा दिया, तो ओ यहां पर फिलहाल ए के लिए क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो कौन सा ग्रुप देखने को मिला हमें, ए। यहां पर बी से भी वो दब गया, तो हमें कौन सा ग्रुप देखने को मिला, बी। ठीक है, ओ ग्रुप कब देखने को मिलेगा, जब दोनों साइड से क्या है, फादर से भी ओ और मदर से भी ओ, तब कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, ओ वाला। ये चीज समझ आ रही है बात? ठीक है, और अगर फादर या मदर से ए आ रहा है और दूसरी साइड बी आ रहा है, तो ये एक दूसरे को ना दबाते नहीं है, ये इनमें से ये कोई भी डोमिनेंस शो नहीं करता एक दूसरे पर, ये एक दूसरे के को डोमिनेंट हो जाते हैं, और फिर कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है तब? तो अगर किसी पर्सन का ए ग्रुप है, किसी को पता है अपना ब्लड ग्रुप, किस किस को अपना ब्लड ग्रुप पता है? अरे वाह, गुड। ए किसका है? तो अगर ए है तो आई ए होगा या आई ओ होगा। ठीक है, बी किस किसका है, बी
तो या तो आई बी होगा या आई बी और आई ओ किसका है? तो ओ ए बी किसका है? अरे वाह, सारी वैरायटी अवेलेबल है हमारे पास। मुझे पता नहीं भाई, कभी चेक नहीं करा। चलो इसको नोट हो जाओ, लिख लो एक बार दोबारा से, जल्दी से याद भी करने हैं अभी। 7 visible contrasting traits that Mendel studies. 7 visible contrasting traits that Mendel had studied in pea plant for his experiments. पहला था plant height, tallness and dwarfness. 2 traits were there, visible traits were there. Tallness was dominant trait and dwarfness was recessive trait. उसके बाद था कलर ऑफ सीड. कलर ऑफ सीड में येलो कलर वाज डोमिनेंट एंड ग्रीन कलर वाज रिसेसिव. शेप ऑफ सीड, राउंड शेप्ड वाज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड शेप वाज recessive. Write it down in your notebook, everyone, in revision. Next, position of flower. Axial और terminal. Axial means बीच में कहीं, और terminal मतलब बिल्कुल end point पर जो फ्लावर लगा हुआ है. Next, color of flower. Violet and white. Violet is dominant and white is recessive. Next, shape of pod. मटर का जो छिलका होता है that is known as pod. उसकी शेप inflated मतलब फूली हुई ज्यादा थी, डोमिनेंट थी, और कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव थी. कंस्ट्रिक्टेड होने का मतलब है जो फूली हुई ना हो. ठीक है. कलर ऑफ अनराइप पोड. ग्रीन और येलो. देखेंगे जरा एक बार, हल्का सा पिक्चर की हेल्प से बता रहा हूं कि मेंडल ने कौन से 7 विजिबल ट्रेट्स को स्टडी किया था पी प्लांट में. ठीक है. पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम पायसम सटाइवा. ध्यान रखना इस चीज को. उन्होंने सीड की शेप को स्टडी किया, राउंड वाली डोमिनेंट थी, और रिंकल्ड कैसी थी, रिसेसिव. उन्होंने सीड के कलर को देखा, येलो और ग्रीन. फ्लावर के कलर को देखा, वॉयलेट और व्हाइट. ठीक है. पोड की शेप, जो मटर का छिलका होता है, यहाँ देखो, यहाँ इन्फ्लेटेड है, फुल है. ठीक है. और यहाँ कंस्ट्रक्टेड है. ओके. पोड का कलर ग्रीन और येलो. मेन चीज ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, दैट इज फ्लावर पोजीशन. फ्लावर पोजीशन एक्सियल का मतलब है बीच में. देखो ये ऊपर टहनी जा रही है, बीच में कहीं फ्लावर्स लगे हुए हैं. और टर्मिनल का मतलब है बिल्कुल एंड में, जहां टहनी खत्म हो गई, बिल्कुल एंड में फ्लावर लगे हुए हैं. दैट इज द टर्मिनल पोजीशन. ये चीज क्लियर हो रही है. और स्टेम हाइट मतलब टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, वो तो हमें पता ही है. अब बताइए किस किस को क्लियर है. राइट डाउन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन अ पी प्लांट, the trait of flowers, in a pea plant, the trait of flowers bearing purple color, bearing B-E-A-R-I-N-G, bearing purple color, ब्रैकेट में उसका जीनोटाइप लिखना, कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल P. ठीक है. ब्रैकेट क्लोज.
is dominant over white color, ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल p, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप. Explain the inheritance pattern of F1 and F2 generations with the help of a cross, full stop. State the visible characters of F1 and F2 progenies. State the visible characters of F1 and F2 progenies. So in this particular question, two things are given, that purple color flower and white color flowers are there. Which one is dominant? Purple. With genotype? Capital P. White color is recessive. With genotype? Small p. You have to write the result of F1 generation. If we crossbreed between them, then you have to write the result of F1 generation. Do it with me. Cross breeding करा रहे हैं. तो अगर हम इसको फादर और उसको मदर मान के चलेंगे, so from father this capital P can come or this capital P can come, and from mother small p, either this is small p or this is small p come, है ना? What will be the combinations? Capital P, small p, capital P, small p, capital P, small p, capital P, small p. Am I correct? समझ आ रहा है ये सबको? ये तो वैसा ही है जैसे हमने टॉलनेस और ड्वार्फनेस में किया था, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें कलर्स की बात हो रही है. एक पर्पल कलर है और एक व्हाइट कलर है. ये क्या आया? What is this? This is genotype. On the basis of genotype, we can tell phenotype. Sure. What do you mean by phenotype? Physical appearance of the organism. Capital P, small p will give purple. Parul, why purple? Because purple is dominant, है ना? That is why capital P, small p combination will give purple. This is the result of F1 generation. In F1 generation, all flowers will be purple. Write it down. In F1 generation, all flowers will be purple. ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजिबल ट्रेट बतानी है F1 जनरेशन की भी और F2 जनरेशन की भी. In F1 generation, all flowers will be purple. All plants are there with purple flowers, right? Now for F2 generation, capital P, small p, capital P, small p. Self breeding or cross? Self. Do it fast in your notebook. फादर से कैपिटल P, स्मॉल p कोई सा भी आ सकता है, मदर से कैपिटल P, स्मॉल p कोई सा भी आ सकता है. Combinations can be capital P, capital P, capital P, small p, capital P, small p, small p, small p. Right? This is genotype. On the basis of genotype, we can tell phenotype. Capital P, purple. Capital P, small p, purple, because purple is dominant. What about small p, small p? So in F2 generation, 3 were purple and 1 is white. 1 was white. Clear? हो गया ये सबका? यही पूछा था क्वेश्चन में कि F1 जनरेशन दिखाओ, F2 जनरेशन दिखाओ, पूरा क्रॉस बनाकर दिखाओ और F1 जनरेशन की विजिबल ट्रेट लिखो, F2 जनरेशन की विजिबल ट्रेट लिखो. बताओ किस किस को समझ आ रहा है? कैसे क्लियर हो रहा है सबको? लिखो एक और क्वेश्चन. लिखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है.
If a round green seeded plant, if a round green seeded pea plant, if a round green seeded pea plant, ब्रैकेट में उसका जीनोटाइप लिखना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ब्रैकेट क्लोज, is crossed with wrinkled and yellow, is crossed with wrinkled and yellow seeded pea plant, wrinkled and yellow seeded pea plant, ब्रैकेट में लिखना स्मॉल आर कैपिटल वाई, ब्रैकेट क्लोज, द सीड्स प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन आर, the seeds produced in F1 generation are, first option, options are there, first option round and yellow, second round and green, third wrinkled and green, last wrinkled and yellow. Tell me the answer. Round and yellow. Why? कौन कौन कह रहा है राउंड एंड येलो? विद रीजन. यस स्वानी, व्हाई? ओके गुड. पहले मुझे बताओ क्वेश्चन के हिसाब से क्या जीनोटाइप दिया है फर्स्ट वाले का? कैपिटल आर स्मॉल वाई, राउंड एंड ग्रीन. ये राउंड एंड ग्रीन का था. दूसरा क्या था? रिंकल्ड एंड येलो. क्या जीनोटाइप था इसका? इन दोनों की क्रॉसिंग अगर मैं कराऊं तो उस क्रॉसिंग में सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या क्या, देखो यहां से क्या आ सकता है? कैपिटल आर स्मॉल वाई, या फिर ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई. इधर से क्या आ सकता है? स्मॉल आर कैपिटल वाई, या फिर ये वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई, क्योंकि दोनों आएंगे ना, एक शेप के लिए आएगा और एक कलर के लिए. तो अगर कॉम्बिनेशन इन दोनों का बनता है तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इन दोनों का बनता है तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इन दोनों का बनता है तब भी क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इन दोनों का बनता है तब भी क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. क्योंकि सब में कैपिटल आर आ रहा है और डोमिनेंट है कैपिटल आर, तो सबकी शेप कैसी होगी? राउंड. सब में कैपिटल वाई आ रहा है और कैपिटल वाई डोमिनेंट है, तो सबका कलर कैसा होगा? येलो. ब्राउन कौन बोल रहा है? ठीक है, ये समझ आ गया. तो सारी F1 जनरेशन में सारे कैसे होंगे? राउंड एंड येलो. है ऑप्शन में? बताओ किस किस को क्लियर है? क्वेश्चन का आइडिया लग रहा है कैसे पूछा जा सकता है पेपर में? लिखो फिर एक केस स्टडी. बात मत करो, केस स्टडी लिखो जल्दी से. पूजा हैज ग्रीन आईज, लिखो जल्दी जल्दी. पूजा हैज ग्रीन आईज while her parents and brother, Pooja has green eyes while her parents and brother have black eyes. Pooja has green eyes while her parents and brother have black eyes. Please stop. Pooja's husband Ravi, Pooja's husband Ravi has black eyes, while his mother has green eyes, and father has black eyes, ठीक है. I am repeating myself, please check it. Pooja has green eyes while her parents and brother have black eyes. Full stop. Pooja's husband Ravi has black eyes while his mother has green eyes and father has black eyes. Okay. On the basis of this information, you have to answer the following question. First part.
फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन लिखो, ग्रीन आई कलर इज डोमिनेंट और रिसेसिव? ग्रीन आई कलर इज डोमिनेंट और रिसेसिव? राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट. ग्रीन आई कलर इज डोमिनेंट और रिसेसिव? जस्टिफाई योर आंसर. ग्रीन आई कलर इज रिसेसिव और डोमिनेंट? आपके हिसाब से रिसेसिव, क्योंकि ग्रीन कलर कम देखने को मिल रहा है, तो यहां पर उसको हम क्या मान के चलेंगे, दिए गए डाटा के हिसाब से रिसेसिव. कैसा मान के चलेंगे? रिसेसिव. जरा ध्यान देना बच्चों बोर्ड पर. पी प्लांट की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं. कैपिटल टी अगर होगा तो प्लांट कैसा दिखेगा, और स्मॉल टी होगा तो ये पता है सभी को. कैपिटल टी ये एक जैसे हैं, कैपिटल के साथ कैपिटल आ रहा. स्मॉल टी एक जैसे हैं, स्मॉल के साथ स्मॉल आ रहा. तो अगर एक जैसे आते हैं ना तो इनको बोलते हैं होमोजाइगस. क्या बोलते हैं? क्या वर्ड यूज होता है? होमोजाइगस. कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो प्लांट कैसा दिखेगा? टॉल. लेकिन यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग है ना, एक कैपिटल है और एक स्मॉल. तो इस वाले को हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस. क्या बोलेंगे इसको? हेट्रोजाइगस. ये दो टर्म्स याद रखना, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस क्लियर है? ठीक है. इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ ये मुझे याद आ गया था इसलिए बता दिया बीच में रोककर. ओके, वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं. तो कौन सा ग्रीन आई रिसेसिव है या डोमिनेंट? रिसेसिव है. और रिसेसिव होने की वजह से वो अपने आप को सिर्फ कब शो करेगा? जब होमोजाइगस पेयर होगा. कैसा पेयर होगा? कैसा पेयर होगा? होमोजाइगस. ठीक. तो देखना जरा ध्यान से, क्या मेरा ये कहना ठीक है कि इस पैराग्राफ में जो आपको दिया है इसमें दो आई कलर की बात हुई है, एक ब्लैक और एक ग्रीन. सिर्फ पूजा की आईज का कलर ग्रीन है, बाकी उसके पेरेंट्स का, फादर का, मदर का और ब्रदर का सबका कैसा है? ब्लैक. इसका मतलब ब्लैक कैसा हुआ? डोमिनेंट. तो ये हो गया डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव. अभी देखते हैं ना, समझते हैं ना, काफी सारे आंसर्स आगे की इसी चीज से क्लियर होने वाले हैं. ओके, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव. जो डोमिनेंट है उसको हम किससे शो कर सकते हैं? कैपिटल लेटर से. और जो रिसेसिव है उसको हम किससे शो करेंगे? सही है ये. फिर क्या? स्मॉल बी. क्योंकि अगर एक को बी लेटर से शो कर दिया तो दूसरे के लिए भी बी लेटर ही यूज करना है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में. तो अगर इसको कैपिटल बी से शो किया तो इसके लिए भी बी ही आएगा, क्योंकि ये रिसेसिव है इसलिए इसके लिए स्मॉल बी आ जाएगा. ओके. तो अगर किसी की आईज ब्लैक है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? कैपिटल बी या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तब भी कैसे आएंगी? ब्लैक. क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है तो कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी आएगा तब भी वो ब्लैक ही दिखाएगा. कैपिटल बी डोमिनेंट है तो अगर उसके साथ स्मॉल बी आएगा तब भी वो क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? ब्लैक दिखाएगा. ठीक है. ग्रीन वाले का क्या होगा? स्मॉल बी स्मॉल. ये किस किस को समझ आएगा? तो ग्रीन वाली क्या है? रिसेसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. What is the possible genetic makeup? What is the possible genetic makeup of Pooja's brother's eye color? What is the possible genetic makeup of Pooja's brother's eye color? पूजा के भाई का आई कलर क्या हो सकता है? मतलब आई कलर का जेनेटिक मेकअप क्या हो सकता है, मतलब उसका पेयर क्या हो सकता है जीन्स का, ये पूछना है. पूजा के भाई की आंखों का कलर कैसा है? ब्लैक. ब्लैक में पेयर क्या क्या हो सकता है? कैपिटल बी और कैपिटल बी या फिर कैपिटल बी. तो पूजा ब्रदर आई कलर के लिए कैपिटल बी भी आ सकता है और कैपिटल बी स्मॉल बी भी आ सकता है. ठीक है. तो अपने पास जरा दो चार लाइंस छोड़कर ये पूरा नोट करना शुरू कर देना जल्दी से. दो चार लाइंस इसलिए छोड़िए क्योंकि अभी दो क्वेश्चन डाउन. नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजा एंड रवि
What is the probability that the offspring of Pooja and Ravi will have green eyes? Will have green eyes. Explain. Explain. अब आपको ध्यान से फोकस के साथ समझना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जरा फोकस करेंगे सभी बच्चे बोर्ड पर. सिट स्ट्रेट एवरीवन. ब्लैक और ग्रीन दोनों में से कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है? अगर ये डोमिनेंट है तो इसका कॉम्बिनेशन कैपिटल बी भी चल सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी चल सकता है. और अगर ये रिसेसिव है तो इसका सिर्फ क्या चल सकता है? यहां तक तो क्लियर है सबको. अब वो बात कर रहे हैं पूजा और उसके हस्बैंड रवि की. पूजा की आइस का कलर था ग्रीन. ग्रीन का जीनोटाइप क्या हो सकता है? तो पूजा के पास आई कलर के लिए क्या है जीन्स का पेयर? स्मॉल बी स्मॉल बी. ठीक है, यही देखते रहो जरा. सिट स्ट्रेट एवरीवन और फोकस करते रहो बोर्ड पर. नोट नहीं करना, अभी सिर्फ समझना. रवि की आइस का कलर ब्लैक है. अब ब्लैक है तो मतलब कैपिटल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है. लेकिन और भी इंफॉर्मेशन दी गई है. और इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि रवि के जो फादर हैं और रवि की जो मदर हैं, फादर की आइस का कलर ब्लैक और मदर की आइस का कलर ग्रीन है. ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि रवि के जो फादर हैं और रवि की जो मदर हैं उनकी आइस का कलर, फादर की आइस का कलर ब्लैक है और मदर की आइस का कलर ग्रीन. अब फादर से ब्लैक के लिए आया होगा और मदर से ग्रीन के लिए आया होगा. तो बताओ रवि की आइस का कलर जो ब्लैक है उसमें कैपिटल बी होगा या कैपिटल बी स्मॉल बी होगा? कौन कौन कह रहा है कैपिटल बी स्मॉल बी होगा? क्योंकि देखो मदर के पास तो ग्रीन कलर है ना. मदर के पास कैसा कलर है आइस का? ग्रीन कलर. तो मदर के पास से तो कैपिटल बी आ ही नहीं सकता रवि के पास, है ना. मदर के पास से क्या आएगा? स्मॉल बी. क्या आएगा रवि के पास? स्मॉल बी. तो यानी कि रवि के पास से, फादर के पास से कैपिटल बी आ गया होगा और मदर से क्या होगा? स्मॉल बी. इसलिए उसकी आइस का कलर क्या है? ब्लैक. और उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी. पहले ये बताओ ये किसके थ्रू क्लियर है? देखो आसान चीजें नहीं है ये, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा. अच्छा देखो दोबारा समझना है इस चीज को फोकस के साथ, थोड़े और फोकस के साथ. रवि की आइस का कलर क्या था? ब्लैक. अब ब्लैक में दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, आइदर कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी. तो हमें दोनों लेकर चलने पड़ते. लेकिन क्वेश्चन में पैराग्राफ में और भी इंफॉर्मेशन गिवन थी, जैसे कि उसमें कहा गया था कि रवि के जो फादर है उनकी आइस का कलर ब्लैक है और रवि की जो मदर है उनकी आइस का कलर क्या है? ग्रीन. तो ये तो पक्का हो गया कि रवि की जो मदर है उनके पास क्या होगा? स्मॉल बी स्मॉल बी. तो एक स्मॉल बी तो आया होगा ना रवि के पास भाई, क्योंकि मदर से आई क्या सकता है? स्मॉल बी. क्योंकि मदर के पास है ही क्या? स्मॉल बी. तो मदर के पास से स्मॉल बी आया ही होगा. तो रवि को मदर से क्या मिला होगा? स्मॉल बी. और फादर से क्या होगा? कैपिटल बी. तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी. और ये वाला कॉम्बिनेशन हम हटा देंगे. अब ये बताओ ये किस किसको क्लियर है? यहां तक क्लियरिटी है? तो अब हमारे पास रवि की आइस का जो ब्लैक कलर है वो कैसा कि उसका वो क्या हो गया? जीन्स का पेयर कैपिटल बी स्मॉल बी. क्योंकि उसके पास मदर से एक स्मॉल बी आएगा ही आएगा, पक्की पक्की बात है. अब हमें बताना है कि रवि और पूजा के अगर ऑफ स्प्रिंग्स होंगे तो उनके कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो अब देखो ये फादर और ये मदर. हो सकता है फादर से कैपिटल बी आए, हो सकता है फादर से स्मॉल बी आए. यहां पर मदर से हो सकता है ये वाला स्मॉल बी आ जाए, हो सकता है ये वाला स्मॉल बी आ जाए. तो अब कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी. फादर से कैपिटल बी, मदर से स्मॉल बी. फादर से भी स्मॉल बी और मदर से तो आई स्मॉल बी रहा है. यहां पर फादर से कैपिटल बी, मदर से स्मॉल बी. यहां पर दोनों से स्मॉल बी. यही बनेंगे या कुछ और बनेंगे आपके हिसाब से? समझ आ रहा है? और जरा ध्यान देना और मुझे बताना. अगर फादर और मदर से ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कैपिटल बी स्मॉल बी,
तो जो चाइल्ड होगा उसकी आंखों का कलर कैसा होगा? ब्लैक। स्मॉल बी आ रहा था, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी, तो कितने परसेंट चांस ब्लैक के और कितने परसेंट ग्रीन के? 50-50% चांस है। बताओ किस किस को समझ आ रहा है? क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझ आ रहा है? थोड़ा सा आइडिया लग रहा है? जरा इसको पूरे को नोट करो स्टार्टिंग से। किसमें? रवि के फादर का? हाँ। बच्चों शांत हो जाओ। देखो यहाँ पर आप पूछ रहे हो कि रवि का कैपिटल बी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रवि के पास आई कलर के लिए एक तो फादर से आया होगा और एक कहां से आया होगा? मदर से। मदर के पास है ही क्या? स्मॉल बी, तो मदर से एक स्मॉल बी आया होगा और फादर से क्या होगा आया होगा? कैपिटल बी, इसलिए कैपिटल बी स्मॉल बी। मदर से आ नहीं सकता ना कैपिटल बी, इसलिए कैपिटल बी वाला नहीं ले।